ये कोई साधारण यात्रा नहीं है, ये है आस्था, साहस और तपस्या का मार्ग जो शुरू होता है पहलगाम की वादियों से और पहुंचता है 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक। हर साल बाबा बर्फानी की यात्रा जुलाई महीने में शुरू होती है और लाखों भक्त पहुंचते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने, जिसमें से छोटा रास्ता बालटाल, दूसरा बड़ा रास्ता है पहलगाम। कहते हैं पहलगाम के रास्ते से भगवान भोले शंकर पार्वती जी के साथ गए थे और रास्ते में अपनी सारी चीजें वो छोड़ते हुए गए थे, इसीलिए अधिकतम भक्त पहलगाम वाले रास्ते से अपनी यात्रा करते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको लेके चलने वाले हैं पहलगाम से पवित्र गुफा की तरफ और आपको दिखाएंगे कैसे आप पहलगाम से पवित्र गुफा तक जा सकते हैं, रास्ते में कौन कौन से मुख्य पड़ाव आते हैं, रास्ते में आपको लंगर कहाँ पे मिलेगा, रास्ते में अगर आप फ्री में रुकना चाहते हैं तो कहाँ पे रुक पाएंगे, इसके अलावा घोड़े खच्चर पालकी के क्या रेट होंगे और कितना समय लगता है अगर आप पहलगाम वाले रास्ते से अपनी यात्रा करते हैं तो पवित्र गुफा तक पहुंचने में। ये सारी जानकारी, संपूर्ण जानकारी आज आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है अगर आप पहलगाम वाले रास्ते से बाबा बर्फानी की यात्रा पे जा रहे हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कमेंट में सभी वक्त हर हर महादेव के जयकारे जरूर लगा देंगे। तो जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन पहलगाम यात्रा से इस बार हुआ है तो सबसे पहले बता देते हैं आपको पहलगाम तक कैसे आना है। पहलगाम तक आप दो ऑप्शन है आपके पास पहुंचने के। सबसे पहला आप बाई ट्रेन जम्मू तक आएंगे। जम्मू पहुंचने के बाद एक तो भगवती नगर बेस कैंप से जत्थे में जो बसें आती हैं आप उनसे अगर आना चाहते हैं तो 600-700 रुपए दे के आप शाम तक पहलगाम पहुंच जाएंगे। दूसरा, अगर आप ग्रुप में आते हैं 4 लोग, 7 लोग, 12-13 लोग, तो फिर आप अपने लिए प्राइवेट टैक्सी कर लीजिएगा। सबसे अच्छा ऑप्शन होता है ताकि वापसी में आपको बालटाल से जब आप नीचे आएंगे तो आपको वहाँ टैक्सी वापस मिल जाएगी, तो आप टैक्सी से भी जा सकते हैं। तो अभी हम लोग बाई ट्रेवलर करके पहलगाम पहुंच गए थे, आपने लास्ट वीडियो में देखा था, और अभी हम लोग अपनी यात्रा आज शुरू कर रहे हैं पहलगाम से पवित्र गुफा के लिए। हम खड़े हैं पहलगाम में, वही जगह जहां से भगवान शिव ने कैलाश की ओर प्रस्थान करते अपने सारे भौतिक बंधनों को त्यागना शुरू किया था। यहाँ की वादियाँ, यहाँ ठंडी हवा और हर हर महादेव की गूंज मन को एक अलग ही ऊर्जा से भर देता है। पहलगाम से चंदनवाड़ी की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है और ये हिस्सा आपको सड़क मार्ग से ही तय करना पड़ता है। इसके लिए यहाँ पे आपको प्राइवेट टैक्सी की सुविधा लेनी पड़ती है, जिसके लिए आपको 200 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा और आप 40 से 50 मिनट में पहुँच जाते हैं पहलगाम से चंदनवाड़ी। रास्ते में आपको लिंदर नदी के साथ हरे भरे पहाड़ और उन पर चल रहे श्रद्धालु, ये सब मिलकर ऐसी अनुभूति देते हैं जैसे कोई आध्यात्मिक फिल्म का हिस्सा हो। यहाँ रास्ते में आपको बेताब घाटी, अरु घाटी जैसे दर्शनीय स्थल भी दिखते हैं जो प्राकृतिक सुंदरता में अद्वितीय है। पहलगाम से चंदनवाड़ी का यह हिस्सा आध्यात्मिक रूप से खास इसीलिए भी है क्योंकि यहाँ वही मार्ग है जहाँ भगवान शिव ने पहली बार पीछे मुड़कर कैलाश से जुड़ा संसार छोड़ दिया था। तो अभी हम लोग टैक्सी में बैठ रहे हैं और चल रहे हैं बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू करने के लिए चंदनवाड़ी। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चंदनवाड़ी। ये है चंदनवाड़ी। आपने जो अपना यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराया है, आपका जो RFID कार्ड बना होगा उसकी चेकिंग यहीं पे होती है। उसके बाद ही सभी भक्त अपनी यहाँ से यात्रा शुरू करते हैं और यहाँ का जो वेदर है, यहाँ का जो नेचर है भाई, बहुत ही सुंदर नज़र आता है। और जैसे ही आप चेक पोस्ट क्रॉस करते हैं आप अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे लंगर भंडारे देखने को मिलते हैं। अधिकतम भक्त रुक के यहाँ पे सुबह का नाश्ता करते हैं और उसके बाद ही अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। और चंदनवाड़ी से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं यात्रा एक नई करवट लेती है। अब तक का जो रास्ता सिर्फ दिल से चल रहा था, अब उसमें शरीर की परीक्षा भी शामिल हो जाती। अभी हम बढ़ रहे हैं पिस्सू टॉप की ओर, एक ऐसी चढ़ाई जो सिर्फ रास्ता नहीं, यात्री की नियत और श्रद्धा का भी इम्तिहान है। पहले पिस्सू टॉप तक के लिए दूसरा रास्ता होता था लेकिन अब नए रास्ते का निर्माण कर दिया गया है। चंदनवाड़ी से पिस्सू टॉप की दूरी लगभग 3 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन यह छोटा सा हिस्सा ही यात्री को सबसे ज्यादा थका देता है। यह रास्ता तंग है, चढ़ाई तीखी और ऑक्सीजन थोड़ा कम है, इसलिए रास्ते में जगह जगह पे ऑक्सीजन की व्यवस्था भी कराई जाती है। यहाँ पे मेडिकल कैंप वगैरह भी आपको लगे देखने को मिल जाते हैं। भीड़ में बम भोले पुकारते हुए भक्त आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ खुद आपसे पूछ रहे हो क्या तुम सच में बाबा के दर्शन के लिए आए हो। घोड़े खच्चर की सुविधा भी यहाँ से आपको मिलनी शुरू हो जाती है, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा जो रेट फिक्स होता है भाई उस पर मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप यात्रा की शुरुआत में जाएंगे मतलब 3 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में तो आपको घोड़े खच्चर महंगे पड़ेंगे। उसके बाद जैसे जैसे यात्रा कम होगी आपको घोड़े खच्चर सस्ते होते रहेंगे। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं पिस्सू टॉप
और इसके पीछे का जो नामकरण है यह एक युद्ध की कहानी से जुड़ा हो। यहाँ देवता और राक्षसों के बीच घमासान युद्ध हुआ था और बाबा बर्फानी के आशीर्वाद से बुराई की हार हुई थी। आज आप भी यहाँ चढ़ते हैं, ऐसा लगता है जैसे आप अपनी भीतरी बुराइयों से लड़ रहे हैं और थकान, डर, संदेह और जैसे आप ऊपर पहुंचेंगे अद्भुत दृश्य आपका स्वागत करता है। चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटी और नीचे दूर तक फैली घाटी। मन कहता है हाँ मैं चल पड़ा हूँ सूर, जहाँ सिर्फ महादेव हैं। तो अभी हम लोग हैं पिस्सू टॉप पे। ये सारे नज़ारे अभी आप पिस्सू टॉप के देख रहे हैं। पिस्सू टॉप पे भी आपको यहाँ पे लंगर देखने को मिलते हैं। तो 3 किलोमीटर की थकावट के बाद भक्त आके यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद यहाँ पे कई सारे VIP लंगर भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत फिर से एक बार भंडारे में लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर आगे अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हैं। अभी हम लोग पिस्सू टॉप से आगे चल रहे हैं। पिस्सू टॉप से आगे चलने के बाद थोड़ा सा रास्ता ढलान का हो जाता है और हरे भरे बुग्याल आपको देखने को मिलते हैं और आप लोग पहुंचते हैं जोजीपाल। अभी आप देख रहे हैं जोजीपाल का रास्ता है। छोटा सा यहाँ पे बेस कैंप बना हुआ है। यहाँ तक आते आते यात्री एक बार फिर से यहाँ पे रुकते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे भी आपको 4-5 लंगर देखने को मिल जाते हैं। चारों तरफ से यहाँ पे घाटियों में आपको छोटा सा बेस कैंप मिलेगा जो कि अद्भुत सुंदरता यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो आप आराम से यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ पे रुकने के बाद भी अगर आप चाहते हैं चाय पीना चाहते हैं या फिर कुछ भी खाना पीना चाहते हो तो यहाँ पे भी आपको लंगर देखने को मिलेंगे। आप आराम से खाइए पिए, फिर इसके बाद आगे आपकी यात्रा फिर से शुरू होती है। तो यहाँ के आगे का जो रास्ता हो जाता है थोड़ा सा कठिन चढ़ाई वाला हो जाता है। तो अभी हम लोग जोजीपाल पहुँच चुके हैं। जोजीपाल से आपकी आगे की चढ़ाई शुरू होती है नागरकोटी के लिए। यहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा। अगर घोड़े खच्चर से आप आते हैं तो दूसरा रास्ता आपको मिलेगा। अगर आप पैदल आएंगे तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। और यहाँ का जो 1.5 किलोमीटर का फेज़ है, फिर 1 किलोमीटर का फेज़ है भाई, बहुत ही खतरनाक है, मतलब बहुत ही खड़ी चढ़ाई। इसके लिए यहाँ पे आपको पालकी की सुविधा देखने को मिलती है। अगर आप सिर्फ नागरकोटी तक पालकी से जाना चाहते हैं तो आप बहुत आराम से 500-700 रुपये में अपने लिए पालकी करके जा सकते हैं। कई बार भीड़ ज़्यादा होती है तो चार्जेस ज़्यादा भी हो जाते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जोजीपाल ठीक सामने आपको नीचे दिखाई पड़ रहा है। हम लोग नागरकोटी से ये वीडियो शूट करें। आप देख सकते हैं कितनी खड़ी चढ़ाई चढ़ के अभी हम लोग नागरकोटी पहुंच रहे हैं। तो ये है नागरकोटी, कई नाम इसके हैं भाई, अलग अलग लोग वहाँ पे नाम बोलते हैं। तो अभी मैं इसकी जानकारी दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में यहाँ पे छोटा सा स्थान है। यहाँ पे आपको 1 या 2 लंगर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको दुकानें देखने को मिलेंगी। पूरे रास्ते में आपको कहीं दुकानें देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे आपको दुकानें भी देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे आप अगर घोड़े खच्चर करना चाहते हैं आगे के लिए, मतलब अगला पड़ाव जो होता है यहाँ से होता है शेषनाग के लिए, जो कि लगभग 4 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। अगर आप 4 किलोमीटर के लिए शेषनाग तक घोड़ा करना चाहते हैं तो फिर आप नागरकोट से घोड़ा वगैरह भी कर सकते हैं। रास्ते आप देख रहे हैं कितनी खतरनाक चढ़ाई हो जाती है भाई यहाँ पे। तो अगर आप भी बाबा अमरनाथ की यात्रा पे आ रहे हैं भाई तो कोशिश करें आराम ही पैदल यात्रा करें। अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते तो और प्रकृति का आनंद लेते हुए हर हर महादेव को जयकारे लगाते हो आप यात्रा अपनी कंटिन्यू करते रहना है। तो अभी हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे शेषनाग की तरफ। अभी हम लोग बढ़ रहे हैं शेषनाग झील की तरफ। शेषनाग झील मुख्य रूप से पहला पड़ाव है। यात्री यहाँ पे आके भी नाइट स्टे करते हैं। अगर आप 1 बजे तक शेषनाग झील पहुँच जाते हैं तो फिर आपको आगे जाना दिया जाएगा पोसपत्री तक के लिए। और अगर आप नहीं पहुँचते हैं भाई तो आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। 1 या 2 बजे के बाद आपको शेषनाग में ही नाइट स्टे करना पड़ेगा। शेषनाग से आगे अगर आप जाएंगे 1 बजे के बाद तो आपको पंचतरणी में नाइट स्टे करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग चल रहे हैं आगे की तरफ और आपको सबसे पहले दर्शन कराते हैं उस शेषनाग झील के, जो कि अति पवित्र मानी जाती है। अगर आप यात्रा पे जा रहे हैं तो आपको झील तक जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आराम से आप यहीं पे दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद आप आगे यात्रा पे बढ़ते चले जाएंगे। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं शेषनाग झील क्रॉस करके शेषनाग झील बेस कैंप। ये बेस कैंप यहाँ पे बना हो। यहाँ पे जितने भी यात्री आते हैं यहाँ पे रुकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लंगर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। कहते हैं शांत निर्मल रहस्यमयी मान्यता है कि शेषनाग देवता यहाँ वास करते हैं और बाबा बर्फानी की यात्रा में यह एक बेहद पवित्र स्थान है। यह दृश्य इतना भव्य होता है कि थकान, शरीर की पीड़ा सब कहीं पीछे छूट जाती। यहीं पर यात्रियों के लिए रात्रि विश्राम की व्यवस्था होती है। टेंट्स, लंगर, मेडिकल सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। लेकिन रात को ठंड इतनी बढ़ जाती है कि अगर आपकी आस्था मजबूत ना हो तो शरीर जवाब दे देता है। इसीलिए यहाँ आराम करें, गर्म खाना खाएं और अपने मन को तैयार करें, क्योंकि अगली सुबह आपको सबसे कठिन चढ़ाई महागुना टॉप की ओर चलना है। जैसा मैं वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, अगर आप 2 बजे के पहले क्रॉस करेंगे तो आपको आगे जाने दिया जाएगा, नहीं तो नहीं जाने दिया जाएगा। 2 बजे के बाद आप पहुँचेंगे तो आपको यहीं पर नाइट स्टे कर लेना है। और यहाँ पे रुकने के लिए आपको जो टेंट मिलते हैं उनमें आपको 500 रुपये से लेकर 600 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा काउंटर लगाया जाता है। आप आराम से जाके अपने लिए
अपना बेड बुक कर सकते हैं। और अगर आप आगे यात्रा करना चाहते हैं तो आप जाके सीधे पंचतरणी में भी रुक सकते हैं। तो हम लोगों ने पहला दिन यहीं पे नाइट स्टे किया था। नाइट स्टे करने के बाद सुबह सुबह उठना है आपको अपने आगे की यात्रा करने के लिए। और यहाँ पे सुबह सुबह बहुत लंबी लाइन लगती है क्योंकि गेट रात में बंद होता है, जो कि सुबह 5 बजे के आसपास खोला जाता है। तो अभी हम लोग उसी लाइन में लगे हुए हैं ताकि गेट खोला जाए और हम लोग आगे यात्रा करें। और यहाँ से यात्रा करते हैं जब आप सुबह सुबह आपको यहाँ पे घोड़े खच्चर वगैरह मिल जाते हैं महागुनस टॉप क्रॉस कराने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बर्फ बहुत ज़्यादा होती है, स्नो बहुत होती है। तो वहाँ पे आपको जो है मिट्टी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अधिकतम लोग यहाँ से जो आगे का सफ़र है महागुनस टॉप तक वो घोड़े खच्चर से ही करते हैं। तो आप यहाँ से घोड़े वगैरह भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से आगे चल रहे हैं। अभी हम पहुंच रहे हैं महागुनस टॉप की ओर। अमरनाथ यात्रा का सबसे ऊंचा और सबसे कठिन पड़ाव, ऊंचाई लगभग 14,000 फीट, ऑक्सीजन कम और रास्ता खड़ी चढ़ाई वाला था। शेषनाग से महागुनस टॉप की दूरी लगभग 4.5 किलोमीटर के आसपास की पड़ती है, लेकिन ये 4 किलोमीटर आपके शरीर से नहीं आपकी आत्मा से तय होते। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं रास्ता और चकरा होता जाता है। चारों तरफ बर्फ की चादरें, चुपचाप खड़े पहाड़ और कभी कभी कानों में आती कोई आवाज, बम बोले। ये आवाज नहीं जज्बा है। जो यात्री घोड़े से जा रहे हैं उनके लिए भी यह हिस्सा काफी मुश्किल होता है। घोड़े फिसलते हैं, सांसें चढ़ती हैं और यात्रियों के ओठ सूख जाते हैं। लेकिन जब आप महागुनस टॉप पर पहुंचते हैं तो वो पल आपकी पूरी यात्रा का सबसे पवित्र, सबसे भावुक और सबसे शक्तिशाली पल होता है। वहां खड़े होकर आप पीछे देखते हैं, शेषनाग झील कहीं दूर दिखाई देती और सामने खुलता है एक नया रास्ता पंचतरणी की घाटी। और वहीं रास्ते में पड़ता है दुनिया का सबसे बड़ा लंगर, पोसपत्री लंगर, जो कि वीडियो में आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। महागुनस टॉप पर खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे आप खुद को खोकर ईश्वर की ओर करीब हो गए। यहाँ से अब यात्रा उतार की ओर हो जाती है, लेकिन मन बाबा की ऊंचाई पर ठहर जाता है। महागुनस टॉप के अभी आप नज़ारे देख रहे हैं। चारों तरफ आपको सबसे ज़्यादा स्नो यहीं पे देखने को मिलती है। जो लोग बालटाल वाले रास्ते से यात्रा करते हैं उनको मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा स्नोफॉल पहलगाम वाले रास्ते पे मिलती है। और अभी ये आप उस जगह को देख रहे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिलती है। और यहीं पे आपको जो है दुकानें भी देखने को मिलती, मतलब आपको हर जगह लंगर देखने को मिलते हैं। लेकिन महागुनस टॉप एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको लोकल दुकानें देखने को मिलेंगी। अगर आप यहाँ पर रुक के चाय कॉफ़ी पीना चाहते हैं भाई, तो आप चाय कॉफ़ी मैगी वगैरह खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। पूरे रास्ते में यहाँ पे आपको दुकानें देखने को मिलती। और यहाँ से आगे का रास्ता मैं बता चुका हूँ, पैदल उतराई का हो जाता है। तो यहाँ से निकलने के बाद सभी भक्त पहुँचते हैं पोसपत्री लंगर। तो अभी हम लोग भी यहाँ से निकलेंगे और सीधे चलेंगे पोसपत्री लंगर और आपको दिखाएंगे पोसपत्री लंगर। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि पहलगाम से जो पवित्र गुफा का रास्ता है भाई ना, वो भी काफी लंबा है, इसीलिए वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। तो अभी हम यहाँ से आगे की तरफ चल रहे हैं। ये किसी शादी पार्टी के नज़ारे नहीं हैं, ये है बाबा भोले के सबसे बड़े लंगर पोसपत्री के नज़ारे। हाँ जी, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पोसपत्री लंगर। पोसपत्री लंगर वो लंगर है भाई जो ना पूरे अमरनाथ यात्रा में सिर्फ नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपको हर प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेंगी जो एक वीआईपी शादी पार्टियों में नहीं आपको अवेलेबल होता है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। गरम गरम चाय, खिचड़ी, चावल, दाल, मिठाइयाँ, मतलब पिज्ज़ा, बर्गर, मैं ऐसा कोई नाम नहीं बता सकता हूँ जहाँ ना मिलता, मतलब सब कुछ मिलता है। आप चाहे जितने भी बड़े शहर से, बड़े सिटी से आप यहाँ पहुँच रहे हो, आपकी सिटी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बहुत आराम से अवेलेबल हो जाती हैं। और बर्फ़ से ढके पहाड़ों के बीच में ये लंगर पड़ता है। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हर प्रकार की चीज़ें भक्तों के लिए उपलब्ध हैं। लंगर बहुत बड़ा लगता है जिसका वीडियो मैंने बनाया हुआ हो, एक बार फिर से बना दूंगा, आप मेरे चैनल पे देख लीजिएगा। अभी मैं आपको सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ। तो आप पोसपत्री लंगर पहुँचेंगे, लंगर में आप प्रसाद ग्रहण करिए। और अगर आप पहले दिन पोसपत्री तक पहुँच गए हैं तो पोसपत्री में आपको फ्री में रुकने की व्यवस्थाएं भी लंगर की तरफ से कराई जाती है। मतलब अगर आप शेषनाग पहुँच के आप आगे पंचतरणी तक नहीं, सिर्फ पोसपत्री तक आए हैं भाई, तो पोसपत्री में आप बहुत आराम से रुक सकते हैं और फ्री में रुक सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको भक्तों के द्वारा, भक्तों के लिए यहाँ पे इस लंगर में प्रोवाइड की जाती है। बस एक चीज़ का ध्यान रखें भाई कि आपको कहीं भी गंदगी नहीं फैलानी है और उतना ही लेना है थाली में भाई जितना न जाए नाली में, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके भाई भक्त यहाँ पे ये प्रसाद भक्तों के लिए प्रोवाइड कराते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे और सीधे पहुँचेंगे पंचतरणी। पंचतरणी भी काफ़ी मुख्य पड़ाव हो जाता है बाबा अमरनाथ की यात्रा पे। अभी ये नज़ारे आप सिर्फ लंगर के ही देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे किसी बेकरी में आप खड़े, लेकिन नहीं, ये आप बाबा भोले के भक्तों के द्वारा लगाए हुए लंगर में खड़े हैं। और लंगर के नज़ारे भाई मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता और ना मैं इस लंगर की तारीफ शब्दों में कर सकता हूँ। मतलब इतनी ऊंचाई पर कैसे भक्तों के लिए सारी चीज़ें मुहैया कराई जाती, ये सब भोले बाबा के भक्तों का कमाल है, भोले बाबा का कमाल है, जो भक्तों की सेवा में निरंतर यहाँ पे भक्त लगे रहते हैं।
जब पोसपत्री लंगर में गर्म चाय पीकर शरीर को सुकून मिलता है तो मन एक बार फिर से तैयार हो जाता है उस सफर के लिए जो सिर्फ कदमों से नहीं श्रद्धा से तय होता है। हम निकल पड़े हैं पंचतरणी की ओर, एक ऐसा स्थान जहां भगवान शिव ने अपने पंच तत्वों को त्यागा था और जहां से अमर कथा की अंतिम शुरुआत होती है। पोसपत्री से पंचतरणी की दूरी लगभग 5-6 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन यह दूरी आसान नहीं होती। रास्ता पतला है, दाएं बाएं खाई और चारों तरफ बर्फीली चट्टानें, ऊपर से बदलता मौसम, कभी धूप, कभी हल्की बर्फबारी, कभी कड़काती हवा जो आपके होंठ सुखा देती है। और कई बार भाई कुछ भी नहीं मिलता आपको, आप बिल्कुल धूल उड़ाते हुए भी पंचतरणी की तरफ बढ़ते रहते, लेकिन फिर भी आपको यात्रा में रेनकोट छाता हमेशा अपने साथ रखना है। घोड़े खच्चरों से जाना यहाँ संभव है, लेकिन जिनके इरादे मजबूत होते भाई ना, वो लोग पैदल इस कठिन चढ़ाई को पार करते हैं, क्योंकि उन्हें हर कदम पर लगता है बाबा बर्फानी साथ चल रहे हैं। रास्ते में कई छोटे छोटे जल स्रोत आते हैं, झरने आते हैं, बर्फीली नदियां मिलती हैं जिनका पानी इतना साफ होता है कि लगता है जैसे कैलाश की गंगा बह रही हो। यह हिस्सा इतना दृश्यात्मक और खूबसूरत है कि यहाँ हर यात्री चाहता है कुछ पल रुककर अपने जीवन की सबसे सुंदर तस्वीर ले ले। बहुत अच्छे सेल्फी पॉइंट भी आपको बीच रास्ते में पड़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप पंचतरणी के करीब आते हैं ठंड भी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की कमी भी महसूस होने लगती है और तभी आपको घाटी दिखती, पंच नदियों के संगम से बनी पंचतरणी घाटी। चारों तरफ आपको बहुत बड़ा बुग्याल का मैदान देखने को मिलता है, बर्फीली चोटियां देखने को मिलती है अगर बर्फबारी उस समय हुई होगी तो। और यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी पर नहीं शिवलोक में पहुंच गए। यहाँ यात्री रात में रुकते हैं, लंगर की सुविधाएं, मेडिकल की सुविधाएं, हेलीकॉप्टर का बेस कैंप भी यहाँ पे बना हो। लेकिन भाई इस बार हेलीकॉप्टर से यात्रा नहीं कराई जाएगी, तो आपको पैदल ही यात्रा करना पड़ेगा। मान्यता है यहीं पे भगवान शिव ने पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश को त्याग किया था ताकि वो पार्वती जी को अमर कथा सुना सके। पंचतरणी से आगे का सफर जो होता है भाई वो पवित्र गुफा के लिए होता है। अगर आप पहले दिन पंचतरणी पहुंचे हैं तो पंचतरणी में रुकने के लिए मैं आपको बता दूं टेंट की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। 600-650 रुपए में आप यहाँ भी अपने लिए नाइट स्टे कर सकते हैं। और अगर आप दूसरे दिन पहुंचे तो दूसरे दिन भी आपको पंचतरणी में ही नाइट स्टे कर लेना है और तीसरे दिन आपको सुबह सुबह उठ के जाना है बाबा भोले के पवित्र गुफा में दर्शन करने के लिए। तो अभी हम लोग दूसरे दिन ही पंचतरणी पहुंचे थे, मतलब पहले दिन शेषनाग और दूसरे दिन पंचतरणी के। दूसरे दिन भी आप पंचतरणी पहुंचेंगे तब भी आप बाबा बर्फानी की गुफा तक दूसरे दिन भी जा सकते हैं। तो अभी हम लोग पंचतरणी से चल रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए और पूरी यात्रा में आपको चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी देखने को मिलेगी। अगर आपके मन में हल्का सा भी डर है भाई ना अमरनाथ यात्रा पे जाने के लिए कर, तो बिल्कुल वो मन से डर हटा दीजिए और आराम से आप बाबा बर्फानी की यात्रा करने के लिए कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे अरेंजमेंट की जाती है। रुकने के लिए मैं बता ही चुका है, रुक भी सकते हैं, लंगर वगैरह भी यहाँ पे बहुत सारे बने होते हैं। और फिर आप यहाँ से पहुँचते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए, जिसमें आपको सबसे पहले काफ़ी टॉप चढ़ना पड़ता है। फिर उसके बाद आप पहुँचेंगे संगम। संगम वही स्थान है जो बालटाल से जो लोग आते हैं और जो पहलगाम से आते हैं, एक ही जगह पे मिलने के बाद सभी लोग पहुंचते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। तो अभी हम लोग पंचतरणी से निकलने के बाद पहुंच चुके हैं पवित्र गुफा के पास में। तो अभी आप ठीक सामने सबसे पहले इतनी दूरी से पवित्र गुफा के दर्शन करिए। दर्शन करने से पहले अगर आप स्नान वगैरह करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको स्नान करने के लिए 100 रुपये में गर्म पानी मिल जाता है, आप स्नान करिए। उसके बाद बाबा पे भेंट चढ़ाने के लिए अगर प्रसाद लेना चाहते हो प्रसाद लीजिए। और उसके अलावा यहाँ पे क्लॉक रूम की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है। अपना सारा एक्स्ट्रा सामान आप क्लॉक रूम में सबमिट करेंगे, उसके बाद जाके आप बाबा बर्फानी में दर्शन करेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखें, मौसम यहाँ पे हर समय बदलता रहता है, तो अपने साथ वूलन कपड़े, रेनकोट वगैरह हमेशा साथ में रखें। और बाबा बर्फानी में आप जाके दर्शन करेंगे, भीड़ बहुत ज़्यादा है तो 1 से 1.5 घंटे में दर्शन हो जाएंगे, भीड़ कम है तो 10 से 15 मिनट में दर्शन हो जाते हैं। और उसके बाद आपको उसी दिन वापस बालटाल आना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे रुकने की व्यवस्थाएं नहीं की जाती। पहले क्या होता था, यहाँ पे भक्त रुकते थे, गुफा के पास बहुत सारे टेंट लगते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है भाई। दर्शन करने के बाद आपको रात 11 बजे तक, 12 बजे तक आप बालटाल बेस कैंप तक आ सकते हैं। फिर बालटाल वापस आते समय रास्ते में आपको कई जगह लंगर कैंप वगैरह भी मिल जाते हैं, जो आपको नाइट स्टे करने का अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। मतलब पेड वाले भी मिल जाएंगे आपको 400-500 रुपये में नाइट स्टे करने के लिए, फ्री वाले भी मिल जाते हैं लंगर में, अगर आप अपना सामान रख के थोड़ा बहुत आराम करना चाहते हैं। और शाम तक आप पहुंच जाएंगे या फिर रात 11-12 बजे तक पहुंच जाएंगे आप बालटाल बेस कैंप। फिर उसके बाद दूसरे दिन आप अपने आगे के ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पहलगाम वाले रास्ते से बाबा के पवित्र गुफा के दर्शन करते हैं। जिन जिन को ये वीडियो पसंद है भाई कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आपको जवाब भी तुरंत दिया जाएगा। हर हर महादेव।